नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की श्रृंखला प्रारंभ की थी, जिसमें हमने इसके पहले अध्याय के बारे में चर्चा की, नए राष्ट्र की चुनौतियां, जिसमें हमने देखा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो स्वतंत्र भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आई थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी चर्चा का विषय है विभाजन, विस्थापन एवं पुनर्वास। इसके अंतर्गत हम विभाजन के पश्चात जो प्रक्रिया हुई, किस प्रकार से विभाजन हुआ और उसके परिणाम क्या निकले, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस दिन भारत का विभाजन भी हुआ। जो ब्रिटिश इंडिया था उसको क्या कर दिया गया, दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। एक तो है आपके भारत और एक है पाकिस्तान। यदि हम इंडिया के मैप की बात करें तो आप देखेंगे यदि हम शॉर्ट में बात करें तो यहां पे देखिए आप कि ये जो हिस्सा है ये हमारा है भारत, ठीक है। इसके पश्चात यहां पर इधर पश्चिम की ओर का जो हिस्सा है इसे क्या कहा गया, पाकिस्तान। और वो भी कौन सा पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। और ये जो हिस्सा है यहां पर इसे कहा गया पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। वर्तमान में ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के शासन में रहा और उनके शासन में इसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। लेकिन 14 और 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि है तब भारत का विभाजन हुआ, किसमें, पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान में हुआ, ठीक है। भारत में क्या कर दिया, विभाजन के पश्चात सीमा रेखाएं अंकित कर दी गई। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में की गई थी और मुस्लिम लीग मुस्लिमों के हितार्थ, मुस्लिमों को हितों के लिए रक्षा करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। और मुस्लिम लीग प्रारंभ से ही द्विराष्ट्र सिद्धांत की समर्थक रही थी, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत आप देखेंगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करी मुस्लिम लीग ने। इस सिद्धांत में अनुसार भारत एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक दो कौमों का देश था। उन मुस्लिम लीग क्या कहता है कि भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है, बल्कि यहां पर दो धर्म पाए जाते हैं। कौन कौन से, हिंदू और मुस्लिम। और मुस्लिम लीग प्रारंभ से ही मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करती थी। तो ये देखिए यहां पर, इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की, ठीक है। जो भारत का विभाजन हुआ था वो किसके आधार पे हुआ था, धर्म के नाम पे हुआ था। तो मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान की मांग रखी गई और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान या इंडिया या हम भारत कह सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस इस विभाजन की प्रबल विरोधी पार्टी रही थी। कांग्रेस ने हमेशा विभाजन का क्या किया था, विरोध किया था। लेकिन 1940 आते आते परिस्थितियां इस प्रकार से उग्र हो गई कि अंत में 1947 को भारत का जो विभाजन है वो अवश्यंभावी हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। किसमें, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और जो शेष भाग है वो क्या कहलाया, हमारा भारत कहलाया। अब हम चर्चा करेंगे कि जो विभाजन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रही, किस प्रकार से लोगों को अपनी भूमि, अपने घर, अपना जगह सब कुछ छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना पड़ा,
कैसे चंद ही घंटों में जो जहां पर बहुसंख्यक थे वो उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो गए और उन्हें अपनी जान बचाकर रातों रात अपने परिवार के साथ भागना पड़ा। ठीक है, तो हम अब चर्चा करते हैं विभाजन की प्रक्रिया पर। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि जो विभाजन की प्रक्रिया का फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच में बांट दिया जाएगा। यह विभाजन इतना दर्दनाक था और इस फैसले पर अमल में लाना और भी कठिन कार्य था। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसका आधार क्या था? उसका आधार था धर्म। धर्म के नाम पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। देखिए, जो हिंदुओं के लिए राष्ट्र बना वो था भारत और मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र जो बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया? पाकिस्तान रखा गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रमुख आधार क्या था? तो धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान का क्या किया गया? विभाजन किया गया। ठीक है, यह इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और जिन इलाकों में हिंदू ज्यादा हैं वो किसका हिस्सा होंगे? हिंदुओं का हिस्सा रहेगा। तो भारत जब ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें तो विभाजन का आधार क्या माना गया? धर्म के आधार पर माना गया। और क्या निर्णय लिया गया कि जिन इलाकों में मुस्लिम वर्ग या मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं उन सब हिस्सों को क्या मान लिया जाएगा? पाकिस्तान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और जो शेष बचा हुआ हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है लेकिन जब इसको अमल में लाया गया तो इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यदि अगर हम दिक्कतों की बात करें कि क्या क्या दिक्कतें इसके सामने आई तो यहां पर देखिए, पहली दिक्कत है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो। पूरे के पूरे भारत में एक भी ऐसा इलाका नहीं था जहां पे पूरा का पूरा एरिया या पूरा का पूरा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य वर्ग का हो। मुस्लिमों के बाहुल्य का क्षेत्र नहीं होने के कारण इस विभाजन को करने में क्या हुई? दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दूसरी दिक्कत क्या थी कि ऐसे दो इलाके थे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। अभी हमने देखा था कि जो विभाजन हुआ उसमें पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। तो पूरे भारत में केवल दो ही इलाके ऐसे थे जहां पर मुस्लिम वर्ग की संख्या ज्यादा थी। कौन कौन सा? पश्चिमी भाग तथा पूर्वी भाग। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह रख दिया जाए। ठीक है, इसे देखते हुए यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इसके बीच में भारतीय भूभाग एक बड़ा हिस्सेदार रहेगा। अभी हमने चर्चा की थी, इसको वापस देखते हैं। देखिए, यह चीज आप मैप की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो यह हमारा क्या है? वर्तमान में भारत। ठीक है, अभी वर्तमान में हम देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं पाकिस्तान और यहां पर हम देखते हैं बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो यह बांग्लादेश नहीं था, बल्कि इसे क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान, और इसे कहा जाता था पश्चिमी
पाकिस्तान। यदि हम पूरे भारत की बात करें तो स्वतंत्रता जब हुई 15 अगस्त 1947, तब तक केवल ये दो ही क्षेत्र किसके थे? मुस्लिम बाहुल्य के। एक क्षेत्र यह था और दूसरा क्षेत्र यह था, बल्कि जो बीच का भाग था यहां पर मुस्लिम कम संख्या में पाए जाते थे। तो अब क्या समस्याएं सामने आई कि जब भारत आजाद हुआ तो धर्म के नाम पर विभाजन हुआ। ठीक है, धर्म के नाम पर कैसे हुआ कि मुस्लिम लीग की प्रारंभ से ही मांग थी कि मुस्लिम धर्म के लिए एक अलग राष्ट्र हो। ठीक है, तो इस आधार पर पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन इस विभाजन को अमल में जब लाया गया तो काफी दिक्कतों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किस प्रकार से करना पड़ा कि मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र तो मांग लिया, लेकिन भारत में मुस्लिम बहुसंख्यक कहां है? काफी कम क्षेत्र थे। एक तो था ये पश्चिम वाला भाग जहां पर मुस्लिम ज्यादा संख्या में पाए जाते थे, और एक था ये पूर्व वाला भाग जहां पे मुस्लिम ज्यादा संख्या में पाए जाते थे। तो बाकी के भारत में मुस्लिम कम संख्या में थे। तो अब क्या इस क्षेत्र को उठाकर यहां ले जाएं या इस क्षेत्र को उठाकर यहां ले जाएं? ऐसा तो संभव था ही नहीं। तो फिर क्या किया गया कि दो अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। एक है आपके पश्चिमी पाकिस्तान और एक है आपके पूर्वी पाकिस्तान। इसके अलावा एक समस्या का सामना और करना पड़ा कि ऐसा भी नहीं था कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वो भी सारे के सारे ही पाकिस्तान में जाने को राजी हो गए हों। कुछ भाग ऐसा भी था जहां पर मुस्लिमों की संख्या क्या पाई जाती थी? ज्यादा पाई जाती थी, लेकिन वह भारत में ही रहना चाहते थे। अगर हम उदाहरण की बात करें तो पश्चिमोत्तर भाग, ठीक है, पश्चिम उत्तर भाग में यहां के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो इस पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एक निर्विवाद नेता थे और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या थे? विरोध में थे। इन्होंने यह कहा कि हम किसके अंतर्गत रहेंगे? भारत में ही रहेंगे। लेकिन इनकी आवाज को दबा दिया गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो विभाजन में जो तीसरी समस्या थी उसको आप यहां देखिए क्या थी कि जो पंजाब प्रांत है, ठीक है, कौन सा? पंजाब प्रांत और बंगाल प्रांत। ठीक है, इसके लिए वापस हम मैप पे चलते हैं। यहां पे देखिए तो यहां पर जो ये पंजाब प्रांत है और यहां पर जो बंगाल प्रांत है, ठीक है, यहां पर भी क्या है? मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। लेकिन जब 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक भी यह फैसला नहीं हो पाया कि यह भाग भारत के अंतर्गत रहेगा या फिर पाकिस्तान के अंतर्गत रहेगा। तो क्यों? क्योंकि चूंकि यहां पर धर्म के नाम पर विभाजन होना तय था, तो यहां पर जो लोग थे उनको 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक भी पता नहीं था कि वह किस देश का अंग बनने जा रहे हैं। तो इसी दुविधा में रहने के कारण जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सबसे ज्यादा त्रासदी पंजाब और बंगाल प्रांतों में ही देखी गई। सबसे ज्यादा जनधन की हानि कहां पर हुई? पंजाब और बंगाल प्रांत में ही हुई। क्यों? क्योंकि यहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। इसके अलावा यहां पर गैर मुस्लिम वर्ग की संख्या भी काफी ज्यादा थी और चूंकि विभाजन का जो आधार था वो धार्मिक था और 15 अगस्त की रात्रि तक भी यह पता नहीं था कि कौन सा हिस्सा किस देश के अंतर्गत जाने वाला है। तो यह दुविधा में रह गए कि हमें इधर जाना है या फिर उधर जाना है। तो इस वजह से यहां पर जन और धन की हानि सर्वाधिक ज्यादा मात्रा में देखी गई। चौथी विकट समस्या किसकी थी? अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक से तात्पर्य है जिनकी संख्या क्या हो?
कम हो। तो जब पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में भी कई मतलब एक बड़ी संख्या में क्या थे, हिंदू लोग रहते थे। और इधर बंगाल प्रांत की बात करें तो यहां पर भी बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते थे। लेकिन विभाजन के बाद क्या कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान बना दिया गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया। तो जो ये पाकिस्तान बना, इस पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हिंदू और सिख लोग रहते थे। ठीक है, यहां पर अगर हम सेंटर में बात करें दिल्ली, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में क्या लोग रहते थे, मुस्लिम लोग रहते थे। तो जैसे ही विभाजन का अनाउंसमेंट हुआ, जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई, तो ये सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग रातों रात या कुछ ही क्षणों में यहां पर क्या बन गए, अल्पसंख्यक। ठीक है, जो पीढ़ियों से यहां पर रह रहे थे, यहां पर इनकी जमीन जायदाद थी, जो घर थे इनके, इन सबको इनको छोड़कर आना पड़ा और ये क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। ऐसे ही अगर हम बात करें इधर बांग्लादेश की तरफ, तो यहां पर भी कई बड़ी मात्रा में क्या थे, हिंदू लोग थे। ये भी यहां पर क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। इन्हें अपनी जमीन जायदाद छोड़कर इधर की तरफ आना पड़ा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण हिंदू और सिख जो धर्म के लोग थे वो क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो मुस्लिम लोग थे वो यहां पर अल्पसंख्यक हो गए। तो इन्हें किधर की तरफ जाना पड़ा, इधर की तरफ, मतलब सीमा के पार पाकिस्तान की ओर जाना पड़ा। तो अल्पसंख्यकों को अपनी जमीन, अपना घर छोड़ने के लिए कुछ ही दिन मिले और कई बार तो परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्हें कुछ ही घंटों में अपना घर, जमीन, जायदाद, जो पीढ़ियों से वहां रहते आए थे, उन सभी को छोड़कर अपने परिवार के साथ सीमा के दूसरी ओर आना पड़ा। अब यदि हम विभाजन के परिणामों की बात करें तो विभाजन का जो सबसे बड़ा परिणाम था वो था आबादी या जनसंख्या का स्थानांतरण। ठीक है, सीमा से एक ओर से दूसरी ओर लोगों का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। लेकिन इस स्थानांतरण की जो समस्याएं थी वो क्या थी कि ये एक तो आकस्मिक था, रातों रात लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था। पहले से इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी कि किस देश में लोग रहेंगे। ठीक है, तो जो सीमावर्ती लोग थे या फिर जो वहां पर अल्पसंख्यक के दायरे में आ गए, उन लोगों को आकस्मिक रूप से रातों रात ही अपना घर जमीन छोड़ करके सीमा से दूसरी ओर आना पड़ा। दूसरी चीज थी अनियोजित, इसकी कोई योजना नहीं थी कि लोगों का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जाएगा। बिना योजना के ही जिसको जो रास्ता मिला वो उस रास्ते से अपने परिवार को लेकर उस स्थान से स्थानांतरण कर गया। और तीसरा है त्रासदी भरा, इसमें काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, काफी लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई, काफी लोगों की हत्या हो गई। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो आबादी का स्थानांतरण है वो आकस्मिक था, अनियोजित था और त्रासदी से भरा हुआ था। ठीक है, एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से पीटा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। ठीक है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में हिंदुओं को बेरहमी से पीटा गया और हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिमों के साथ यह कृत्य किया गया। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ यह हुआ हो, सभी के साथ वहां पर क्या हुई, हिंसात्मक कार्यवाही हुई और एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म को लोगों को बेरहमी से पीटा। और जो बड़े शहर थे जहां पे बाहुल्य था, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो कलकत्ता हो, वो सांप्रदायिक अखाड़ों के रूप में तब्दील हो चुके थे। वहां पे धर्म के नाम पर हिंसा काफी ज्यादा हुई, लोगों का कत्ले आम किया गया। तो कहां पर, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता सांप्रदायिक अखाड़े के रूप में बन गए। देखिए, विभाजन के बाद लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी उन्हें अपना घर छोड़कर
उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। जहां पर वो पीढ़ियों से रह रहे थे वहीं पर उनको क्या हो गया, अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। इधर आप यहां पे आपकी पाठ्य पुस्तक देखिए, इसी पैराग्राफ को हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, उन्हें सीमा को पार करके दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा। लोगों को सीमा पार करके शरणार्थी शिविरों में शरण लेनी पड़ी। जो क्षेत्र या जो देश उनका हुआ करता था आज वो वहीं पर बेगाने हो गए। वहीं के स्थानीय प्रशासन व पुलिस ने उनके साथ रूखा व्यवहार किया या फिर बहुत बेकार व्यवहार किया। जहां पर वो पीढ़ियों से रह रहे थे, जहां के वो निवासी थे, वही क्षेत्र एक ही क्षण में क्या हो गया, उनके लिए बेगाना हो गया। वो लोग उनके लिए बेगाने हो गए। जो उनका प्रशासन था, जो पुलिस था, वही उनके साथ अब अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। तो लोगों ने अब क्या किया, पलायन करना ही उचित समझा। पलायन करने से तात्पर्य है उस स्थान को छोड़कर जाना। जिसको जो साधन मिले वो उन साधनों की सहायता से जाने लगा। जिनको साधन नहीं मिले वो लोग पैदल ही, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि लोगों ने पैदल ही सैकड़ों मील की यात्राएं की। क्यों? क्योंकि उस समय अपने प्राण बचाना सर्वाधिक जरूरी काम था। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप इस पूरे के पूरे दृश्य को गदर फिल्म देखकर भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से विभाजन हुआ, किस प्रकार से ट्रेनें लाशों से भरकर एक तरफ से दूसरी तरफ गई, किस प्रकार से लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, किस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। अगर हम यहां पर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को क्या कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उनसे शादियां की गई। ठीक है, आप यहां पे देखिए पूरा का पूरा लिखा हुआ है पैराग्राफ में कि उनका धर्म परिवर्तित करके उनके साथ शादियां की गई। कईयों के माँ बाप मर गए, बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। जिनकी यहां पर लाखों करोड़ों की जायदाद थी उनको भी शरणार्थी शिविरों में शरण लेनी पड़ी। और शरणार्थी शिविरों का यह हाल था कि उन लोगों को यह पता ही नहीं था कि उन्हें कितने दिन तक रहना है या फिर कितने वर्षों तक रहना है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। तो जो विभाजन है वो दोनों ओर के लोगों के लिए क्या रहा, दुखदाई रहा। दोनों ओर के लोगों की इसमें क्या हुई, हत्याएं हुई। तो आपको केवल इतना सा समझना है कि अगर हम परिणामों की बात करें तो लोगों को एक ओर से दूसरी ओर जाना पड़ा, स्थानांतरण हुआ लोगों का। यहां पर शरणार्थी शिविरों में उनको शरण लेनी पड़ी, पैदल ही लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। ठीक है, महिलाओं को अगवा कर लिया गया, उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उनका क्या किया गया, उनसे शादियां की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिन लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, कुछ लोगों ने अपने परिवार की महिलाओं को जहर देकर भी मार दिया ताकि परिवार पर कलंक ना लगे। तो जो विभाजन का दौर था वो काफी कष्टदायक था। देखिए, विभाजन में वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का भी क्या हुआ, बंटवारा हुआ। और विभाजन के कारण एक अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि लगभग 80 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़कर सीमा के पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 5 से 10 लाख लोगों को क्या करना पड़ा, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और लगभग 80 लाख लोगों ने सीमा को पार किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ। क्या ये इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया?
विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद जब 1951 में भारत में जनगणना कराई गई तो उस समय भारत की आबादी का लगभग 12% भाग मुस्लिम धर्म का था। ठीक है, तो विभाजन के पश्चात भी एक बड़ी संख्या में मुस्लिम भारत में रहे और भारत के नेताओं ने प्रारंभ से ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया था, विरोध किया था। लेकिन चूंकि यह विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था, इस कारण जब मुस्लिम लोग पाकिस्तान में चल गए तो क्या भारत अपने आप ही हिंदू राष्ट्र बन गया? तो ऐसा नहीं था। ठीक है, जब 1951 की जनगणना हुई तो भारत की जनसंख्या का कितना, लगभग 12% भाग मुस्लिम धर्म का था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धर्म के अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच का तनाव पहले से ही कायम था। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। भारत की कौमी सरकार से अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे वो नागरिक किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो। आप लोगों को पता है और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी तो मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। लेकिन जो भारत के नेता थे वह इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल विरोध में थे। उनकी यह मांग थी कि भारत जो एक ऐसा देश बने जहां पे सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, समान दर्जा प्राप्त हो। ऐसा नहीं हो कि किसी एक धर्म विशेष का देश बनकर भारत रह जाए। भारतीय नेताओं का मानना था कि भारत का नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे सभी नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नागरिकता का आधार कभी भी धर्म नहीं होना चाहिए, नागरिकता का आधार धर्म नहीं होना चाहिए और सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वह भारत का नागरिक है तो उसे समान नागरिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने भारत में विभाजन की प्रक्रिया और विभाजन के परिणामों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में हम जो ये रियासतें थी इनका भारत में किस प्रकार से विलय हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।